नमस्कार दोस्तों। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड राज्य, जो अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, गहरी आध्यात्मिक विरासत और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ये राज्य उम्मीदों और संभावनाओं का नया प्रतीक बना। लोगों ने इसे एक ऐसे भविष्य की ओर कदम माना जहां विकास, समृद्धि और सुशासन की नई इबारत लिखी जाएगी। लेकिन आज जब इस राज्य को बने 25 साल पूरे हो चुके हैं, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या उत्तराखंड वाकई उस दिशा में बढ़ पाया जिसकी लोगों ने कल्पना की थी? दुखद सच्चाई ये है कि उत्तराखंड आज भी विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था में लगातार होते घोटाले, राजनीतिक अस्थिरता, कुप्रबंधन, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, गहराती आर्थिक असमानताएं, बढ़ती सामाजिक समस्याएं और गंभीर पर्यावरणीय संकट, ये सभी मिलकर राज्य की प्रगति को बाधित कर रहे हैं। एक और देवभूमि के नाम से पहचाना जाने वाला ये राज्य आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं रखता है, तो दूसरी ओर यहाँ की योजनाएं अक्सर फाइलों में सिमट कर रह जाती हैं। वर्ल्ड बैंक और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भले ही उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक हो, लेकिन राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और आर्थिक विषमता अब भी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। विशेष रूप से मल्टी डायमेंशनल गरीबी दर 10% से अधिक है, जो दर्शाता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता अब भी सीमित है। भ्रष्टाचार उत्तराखंड के विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। सरकारी फंड का दुरुपयोग, ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत और जवाबदेही की कमी ने जनता का भरोसा तोड़ दिया है। जब वनों के संरक्षण के लिए आने वाला फंड स्मार्टफोन, फ्रिज और ऑफिस की सजावट पर खर्च हो, तो सवाल उठता है कि क्या वाकई विकास हो रहा है? 2025 की कैग की रिपोर्ट ने उत्तराखंड वन विभाग में गहराए भ्रष्टाचार से पर्दा हटाया। कैग ने पाया कि 2019 से 22 के दौरान कैंपा फंड में से 13.86 करोड़ का इस्तेमाल आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, कार्यालय की मरम्मत, सजावट, कोर्ट फीस, अधिकारियों की यात्राओं और टाइगर सफारी परियोजनाओं में किया गया। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि विभाग ने मियावाकी पौधारोपण परियोजना के तहत 10 के पौधों को 100 रुपये में खरीदा, यानी 10 गुना ज्यादा कीमत पर। कुल 18,000 से अधिक पौधों पर 18 लाख से अधिक खर्च किया गया, जिनमें से कई पौधे कभी लगाए ही नहीं गए। पौधारोपण परियोजनाओं में पौधों की जीवित रहने की दर केवल 33% पाई गई, जो कि मानक दर 60-65% से काफी कम है। कई परियोजनाएं मंजूरी मिलने के 8 साल बाद जाकर शुरू की गई, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त 11.54 करोड़ का भार पड़ा। कैग की रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि विभाग ने बिना अनुमति के 188.62 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग कर लिया, जो कानूनी उल्लंघन है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया और मामले को गंभीर माना। सोशल मीडिया पर इस घोटाले को लोगों ने हरियाली के नाम पर लूट करार दिया। ये कोई अकेला उदाहरण नहीं है भ्रष्टाचार का। जनवरी 2025 में पौड़ी गढ़वाल के खैरखाल क्षेत्र में एक राज्य मंत्री के बेटे पीयूष अग्रवाल ने बिना किसी अनुमति के रिजॉर्ट निर्माण के लिए 26 पेड़ काट डाले। इनमें संरक्षित प्रजातियां भी शामिल थी। वन विभाग ने बाद में इसकी पुष्टि की और कानूनी कार्यवाही शुरू की। फरवरी में अल्मोड़ा के थिकलना गांव में वन पंचायत की जमीन पर एक अवैध रिजॉर्ट और पहाड़ की खुदाई की गई। मामले में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष की संलिप्तता सामने आई। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद वन विभाग ने निर्माण को सील किया। कार्बेट टाइगर रिजर्व में मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पूर्व वन मंत्री और एक डीएफओ की मिलीभगत से पार्क के भीतर अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई हुई। कोर्ट ने इसे जनहित और पर्यावरण का घोर उल्लंघन बताया और सीबीआई जांच का आदेश दिया। और मई 2025 में कार्बेट के ही गुलजारपुर क्षेत्र में हाई कोर्ट को तब दखल देना पड़ा जब पता चला कि लगभग 300 पेड़ काटकर निर्माण किया गया, जबकि दस्तावेजों में वनीकरण के लिए पैसा लिया गया था। जब जंगलों की जमीन पर रिजॉर्ट उगने लगे और पेड़ काटना सत्ता का अधिकार बन जाए, तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। किसी भी समाज की सबसे मजबूत रीढ़ होती है शिक्षा, लेकिन उत्तराखंड में ये प्रणाली भ्रष्टाचार और घोटालों की शिकार बनती जा रही है।
फर्जी डिग्री, नकली शिक्षक, छात्रवृत्ति घोटाले, विश्वविद्यालयों में संचालन संबंधी अनियमितताएं, जो इस प्रदेश के बच्चों के भविष्य को अंधेरे की ओर धकेल रही है। राज्य के 12,065 प्राथमिक विद्यालयों में से 1,149 में अब तक एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि करीब 3,504 स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है। दूसरी ओर DIET 2020-21 बैच के 650 वेल ट्रेंड शिक्षक, जिन्होंने 60,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा में 86% कट ऑफ पार की, पहाड़ी इलाकों में कड़ी ट्रेनिंग पूरी की, लेकिन 22 मार्च 2024 से धरने पर बैठे हैं क्योंकि उनकी भर्तियां नहीं हो रही। कुछ अधिकारियों ने कहा कि 3 महीने में नियुक्ति होगी या 3 साल लग सकते हैं, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। कुछ ने बिना वेतन काम करने की भी पेशकश की ताकि शिक्षा से जुड़ाव बना रहे। और इस बीच एक नया DIET बैच प्रशिक्षण में है, एक और नया बैच चुना जा चुका है, लेकिन नियुक्ति अब भी अधूरी है। पहाड़ खाली हो रहे हैं, गांवों से लोग पलायन कर रहे हैं और सरकार पास बैठे शिक्षकों का ही उपयोग नहीं कर रही। ये विडंबना नहीं, सरकार की विफलता है। जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल से सवाल किया गया तो जवाब आया कि बैच का परिणाम देरी से आया और तब तक सारी रिक्तियां भर चुकी थी और अब अगली भर्ती में इनका नंबर आएगा। उत्तराखंड में सरकारी कॉलेजों और विभागों की भर्तियां लंबे समय से युवाओं की उम्मीदों का सबसे बड़ा सपना रही है, लेकिन बीते कुछ सालों में यही भर्तियां भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गई। सबसे बड़ा मामला सामने आया UKSSC भर्ती घोटाले में, जिसमें 2021-22 की ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का पेपर लीक हुआ। STF जांच में खुलासा हुआ कि रक्त सॉल्यूशन नाम की प्राइवेट एजेंसी ने परीक्षा के प्रश्न पत्र 15 लाख में बेचे। इस लीक के जरिए दर्जनों उम्मीदवारों को अवैध रूप से पास करवाया गया। इस घोटाले में 2022 तक 47 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें पेपर छापने वाले, बेचने वाले और अधिकारी शामिल हैं। इतना ही नहीं, जब भर्ती का जिम्मा UKPSC को सौंपा गया, वहां भी वही खेल दोहराया गया। STF ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक आयोग का अनुभाग अधिकारी भी शामिल था, जिन्होंने पेपर को लगभग 8 से 10 लाख रुपए में बेचने की बात कबूल की। इसके बाद SIT ने 60 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 44 उम्मीदवार शामिल थे जो अनुचित साधनों से चयनित हुए थे। देखा जाए तो सरकार ने STF जांच और चार्जशीट दाखिल करने का दिखावा जरूर किया, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी तक नजरबंद नहीं हुए। जब भ्रष्टाचार बड़े दफ्तरों तक पहुंच जाता है तो बस निचले स्तर की गिरफ्तारी करके कथित न्याय का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ सवाल ये है कि कितना समय लगेगा जब असली जिम्मेदारों का नाम सामने आएगा और कितने और बच्चों का करियर भ्रष्ट तंत्र की कीमत चुकाएगा। मार्च 2025 में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में सॉफ्टवेयर डेवलप करने के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया। ERP और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में UMS कहा गया, इस सिस्टम का मकसद था छात्रों के दाखिले, परीक्षा और बाकी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और आसान बनाना। दावा किया गया कि इससे विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पारदर्शी और तकनीकी होगी, लेकिन इस सिस्टम को लागू करने में कई गंभीर गड़बड़ियां हुई। इस ERP सॉफ्टवेयर के लिए लखनऊ की एक निजी कंपनी को करीब 2 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। इसमें हैरानी की बात यह थी कि ये भुगतान बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के किया गया और जब इस सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हुआ तो कई तकनीकी दिक्कतें सामने आई, जैसे पोर्टल बार बार बंद हो जाता था, छात्रों का डेटा सही से अपलोड नहीं हो पा रहा था, कोई क्वालिटी कंट्रोल या निगरानी की व्यवस्था नहीं थी। इन शिकायतों को देखते हुए मार्च 2025 में तकनीकी शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने इसकी औपचारिक जांच शुरू की। इसी बीच 4 मार्च 2025 को उसी कंपनी का एक प्रतिनिधि सचिवालय में डॉक्टर सिन्हा से मिलने पहुंचा। उसने इस मामले को खत्म करने के बदले सचिव को रिश्वत देने की कोशिश की। सचिव ने तुरंत इस कोशिश को नकारा और उसे कार्यालय से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय के कुल सचिव को पत्र लिखा और पूछा, क्या इस व्यक्ति को विश्वविद्यालय की ओर से भेजा गया था? यदि नहीं तो इस कंपनी को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस घोटाले की जांच चल रही थी, फिर भी विश्वविद्यालय ने उसी कंपनी को अगले सत्र 2025-26 के लिए फिर से ERP सिस्टम चलाने का जिम्मा दे दिया। विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को आदेश दिया कि उसी सॉफ्टवेयर से दाखिले किए जाएं। यहाँ गंभीर प्रश्न ये है कि 2 करोड़ की डील बिना टेंडर प्रक्रिया के कैसे हो गई? जब सचिव ने ब्लैक लिस्ट की सिफारिश की थी
तो उस कंपनी को अगला सत्र कैसे दिया गया और ईआरपी के परफॉर्मेंस की थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं करवाई गई। यूनिवर्सिटी ने अपने 6 कैंपस संस्थानों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए, लेकिन सिर्फ 11 महीने की अवधि के लिए। इन नियुक्तियों से कई तकनीकी शिक्षकों को एक उम्मीद जरूर मिली और दूर दराज कैंपसों में शिक्षण गतिविधियां कुछ हद तक सक्रिय हुई, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इतनी सीमित अवधि की नियुक्तियां न छात्रों को स्थिरता दे सकती है न शिक्षकों को सुरक्षा। एक प्रोफेसर जो आज किसी छात्र की नींव रख रहा है, अगर 1 साल बाद खुद अस्थिर हो तो वो नींव भी कब तक टिकेगी। उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल समय पर योग्य फैकल्टी की आवश्यकता पर जोर देते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गुणवत्ता और समयबद्धता की बात करते हैं, लेकिन सवाल वहीं खड़े हैं। क्या अस्थायी नियुक्तियों से तकनीकी शिक्षा को दीर्घकालीन दिशा मिल सकती है? क्या पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के नाम पर सिर्फ भवन और पोर्टल बनाना काफी है? अब सोचिए, जब एक शिक्षक खुद अपने भविष्य को लेकर अस्थिर हो तो वो छात्रों को स्थिर ज्ञान कैसे दे सकता है? जब हर सत्र में नया चेहरा आता है तो छात्रों का मार्गदर्शन, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप सब अधर में लटक जाते हैं। इसका असर न सिर्फ छात्रों की शिक्षा पर पड़ता है बल्कि उनके करियर, प्लेसमेंट और आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। इसलिए जब कोई पूछता है क्या छात्रों के करियर से खिलवाड़ अब सामान्य हो गया है, तो सीधा उत्तर है हाँ। जब संस्थाएं शिक्षक नहीं टेम्पररी वर्कर समझने लगे तो शिक्षा एक मिशन नहीं सिर्फ एक प्रक्रिया बन जाती है और छात्रों का भविष्य एक प्रयोगशाला। उत्तराखंड वो राज्य जिसे कभी विकास का मॉडल बनना था, लेकिन आज यहाँ की राजनीति खुद सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ नेतृत्व बदलता रहा, फैसले अधूरे रहे और जनता इंतजार करती रही। उत्तराखंड में सन 2000 से अब तक 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। 2021 में ही सिर्फ 1 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी। इसका असर ये हुआ कि नीतियां अधूरी छूटती गई, योजनाओं की दिशा बदलती रही और विकास की रफ्तार धीमी हो गई। चमोली में अधूरे पुल निर्माण के कारण बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी। 4 जून 2025 को चमोली जिले के रत गांव में 60 मीटर लंबा ब्रिज, जिसकी लागत 2.8 करोड़ थी, निर्माण के अंतिम चरण में ढह गया। जब ब्रिज टूटा तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन सवाल बना रहा निगरानी पहले क्यों नहीं हुई। बागेश्वर में 22 करोड़ की पार्किंग परियोजना पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया क्योंकि वो नदी के किनारे बनाई जा रही थी, वो भी बिना पर्यावरण मंजूरी के। ये सिर्फ तकनीकी लापरवाही नहीं थी, ये प्रशासनिक असावधानी और जल्दबाजी का नतीजा था। हरिद्वार नगर निगम ने ऐसे जमीनों की खरीदारी की जो कूड़े के ढेर के पास थी और उसकी कीमत बाजार दर से 3 गुना ज्यादा थी, जो कि 15 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में खरीदी गई। इस मामले में 2 आईएएस, 1 पीसीएस और 10 अफसरों को निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा 0 टॉलरेंस, लेकिन लोग पूछ रहे हैं जब कार्रवाई घोटाले के बाद होती है तो बचाव कब होगा। 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि 25% ग्रामीण इलाकों में बिजली और पानी नियमित नहीं है। हर चुनाव में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के वादे होते हैं, लेकिन जमीनी हालात ज्यों के त्यों हैं। उत्तराखंड में 60% से अधिक सरकारी प्रोजेक्ट समय से पीछे हैं या बजट से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं और इनमें से कई के खिलाफ भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट की शिकायतें दर्ज हुई हैं। राज्य तभी आगे बढ़ता है जब नेतृत्व मजबूत हो और नीयत साफ। उत्तराखंड जो दुनिया को देवभूमि लगती है, लेकिन जो यहाँ बसते हैं उन्हें विकास की तेज हवा बहुत धीमी लगी। सीमाएं सामरिक सुरक्षा जरूर हैं, लेकिन कुछ गांवों में रोजमर्रा की जिंदगी रुक सी गई है। भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें उत्तराखंड के 51 चीन नेपाल सीमा पर स्थित गांव चयनित हुए हैं। इनका मकसद था सीमावर्ती इलाकों को जोड़ना और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना। 2025 तक 52 सीमावर्ती गांवों को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की योजना पर 131 करोड़ स्वीकृत और टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भले ही 51 और 52 गांव इस योजना में आ गए हों, लेकिन सैकड़ों अब भी बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और स्कूल जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों में 8 ऐसे गांव हैं जिन्हें 75 साल से सड़क नहीं मिली। आंकड़ों के मुताबिक सन 2000 से 2016 के बीच लगभग 15 लाख लोग ऊपरी उत्तराखंड से पलायन कर गए, खासकर चीन और नेपाल की सीमाओं से लगे जिलों से।
इसके मुख्य कारण हैं गांवों की उपेक्षा, सुविधाओं की कमी, शिक्षा की खराब गुणवत्ता और नौकरियों की अनियमितताएं। सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं अधूरी हैं। बीआरओ के तहत बनाई जा रही सड़कों में घटिया निर्माण की शिकायतें उठ चुकी हैं, लेकिन जांच धीमी रहती हैं। गांव की जरूरतें और चिंताएं सरकारी और सैन्य योजना निर्माण में प्रतिबिंबित नहीं होती। विकास एक ऊपर से नीचे मॉडल पर थोप दिया जाता है। उत्तराखंड की सीमाएं रणनीतिक शक्ति निर्धारित करती हैं, लेकिन जब विकास को पीछे छोड़ दिया जाए तो देश की सुरक्षा भी कमजोर होती है। जहां सुरक्षा और विकास साथ साथ चलते हैं, वहां सीमावर्ती गांवों का जीवन फिर से खिल उठता है। 2011 की जनगणना में उत्तराखंड में 1048 ऐसे गांव थे जहां कोई आबादी नहीं थी। इसकी संख्या 2021 तक बढ़कर लगभग 1564 हो गई है। इन गांवों में से कई में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। गांव नहीं, ये अब सिर्फ भूली भाली स्मृतियां रह गई हैं। जहां कभी जीवन था, वहां आज घोस्ट विलेज की तासीर है। साल 2001 से 2011 के बीच लगभग 5 लाख लोग पहाड़ी इलाकों से पलायन कर गए। फिर 2011 से 2017 में और 734 गांव पूरी तरह खाली हो गए। राज्य सरकार की माइग्रेशन कमीशन 2017 की रिपोर्ट बताती है कि 70% लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं, 15% शिक्षा और 8% स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से प्रभावित हैं। जब बिना नौकरी, बिना स्कूल और बिना उम्मीद के जीवन रह जाए तो लोग चले जाते हैं और गांव वीरान बन जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी, स्कूली शिक्षा तक सीमित पहुंच और तेजी से हो रहा सांस्कृतिक क्षरण, ये सब मिलकर राज्य की सामाजिक संरचना को कमजोर कर रहे हैं। उत्तराखंड के 60% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में या तो डॉक्टर नहीं है या जरूरी उपकरणों की भारी कमी है। पौड़ी गढ़वाल की एक गर्भवती महिला की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। जब समाज के 3 स्तंभ स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति डगमगाने लगते हैं तो जनता अपने मूल अधिकारों से कटने लगती है। उत्तराखंड की पहचान उसकी पहाड़ियों, नदियों और जंगलों से है, लेकिन आज यही प्रकृति संकट में है। बेतरतीब विकास, अवैध खनन और जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने इस संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र को आपदाओं के मुहाने पर खड़ा कर दिया। जून 2013 में उत्तराखंड की तबाही में 5700 से अधिक लोग मारे गए। यहाँ तक कुछ रिपोर्ट्स में कुल संख्या 6054 तक बताई गई है। भारी बारिश, ग्लेशियर टूटना और असंगठित निर्माण कार्यों जैसे सड़क, होटल, जल विद्युत परियोजनाएं, इन सब ने मिलकर प्राकृतिक आपदा को और भयंकर बना दिया। जब जंगल कटते हैं, नदियां सूखती हैं और पहाड़ खोदे जाते हैं तो सबसे पहले इसकी कीमत चुकाते हैं स्थानीय लोग। प्रकृति चेतावनी दे रही है। सवाल यह है कि क्या हम सुन रहे हैं? देश के कई राज्यों ने दिखाया है कि जमीन से जुड़ी योजनाओं और सामूहिक प्रयासों से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। अब वक्त है कि उत्तराखंड भी अपनी ताकत, प्रकृति, परंपरा और लोगों के साथ मिलकर अपने भविष्य की दिशा तय करे।